साथियों नमस्कार। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए, बीएचएससी सेकंड ईयर अर्थात द्वितीय वर्ष का जो आपका आधार पाठ्यक्रम यानी कि फाउंडेशन कोर्स है, उसका नाम है भाषा और संस्कृति अर्थात हिंदी भाषा, और उसकी यूनिट नंबर 3 दी हुई है मुहावरे और कहावतें, और सेकंड पॉइंट दिया हुआ समास, परिभाषा और भेद अर्थात शब्द रचना व्याकरण। तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं विशेषकर समाज के बारे में कि समास क्या होता है। तो साथियों लास्ट तक आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम बात करेंगे यहाँ पर समास की। समास होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, तो इसके कुछ एमसीक्यू को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। समास, परिभाषा और भेद, शब्द रचना व्याकरण। समास शब्द मूलतः संस्कृत का शब्द है। तो साथियों आपको जान लेना आवश्यक है कि समास कौन सी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि समास मूलतः संस्कृत का शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर समास दो शब्द अर्थात सम और आज से मिलकर बना है। तो साथियों उत्पत्ति के आधार पर कितने पॉइंट से मिलकर बना है, तो सम और आज दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। यदि हम लोग कहें तो इसमें सम का अर्थ होता है समान रूप से, और आज का अर्थ होता है बैठना, आसन या पास में। इस प्रकार समास का शाब्दिक अर्थ होता है समान रूप से बैठना। अब प्रश्न ये उठता है कि यह बैठना किसका है, तो उत्तर प्राप्त आप लोगों को होगा कि विभिन्न पदों का या शब्दों का बैठना, उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, समास कह सकते हैं। इस प्रकार समास का अर्थ हुआ दो या दो से अधिक पदों को मिलाकर उन्हें समानतः एक रूप प्रदान करना। दूसरे शब्दों में दो या दो से अधिक पदों यानी शब्दों को मिलाकर जब एक पद या शब्द बना दिया जाता है तब उस मेल को समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने मेल या योग से बने पद या शब्द को समास नहीं कहा, बल्कि मेल या योग को समास कहा है। अतः स्पष्ट है कि जब दो या दो से अधिक पदों को मिलाया जाता है तो उन सभी पदों की विभक्तियों, प्रत्ययों, परसर्गों या योजक चिन्हों आदि का लोप हो जाता है। तो साथियों यदि आपसे पूछा जाए कि समास में किन शब्दों का विलोप होता है, तो किन पदों का विलुप्त होते हैं, तो विभक्ति प्रत्ययों का, परसर्गों का या योजक चिन्ह आदि का इसके अंदर लोप हो जाता है, यानी विलोप हो जाते हैं। अब आता है सामासिक शब्द क्या है। समास के नियमों से निर्मित शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। इसे समस्त पद भी कहते हैं। समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह यानी परसर्ग लुप्त हो जाते हैं। जैसे राजपुत्र, एक लाइन में आपको कहा जाए कि राजपुत्र, तो आप क्या कहोगे, राजा का पुत्र। तो इस बात से राजा का पुत्र, तो का शब्द इसके अंदर विलुप्त हो गया। आते हैं समास विग्रह की तरफ। सामासिक शब्दों के बीच में संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। जैसे भी हमने कहा था राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, यानी विग्रह के पश्चात सामाजिक शब्दों का विलोप हो जाता है या लोप हो जाता है। जैसे इसके अंदर का शब्द का विलुप्त हो गया है। आगे आते हैं पूर्व पद और उत्तर पद। समास में सामान्यतः दो पद या दो शब्द होते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसमें गंगा पूर्व पद है और जल उत्तर पद है। समास रचना में सभी या समान रचना में कभी पूर्व पद और कभी उत्तर पद या दोनों ही पद प्रधान होते हैं। यह विधि समस्त पद कहलाती है। तो साथियों कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें उत्तर पद प्रधान होता है, कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें दूसरा पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, और कुछ समास ऐसे होते हैं जिनमें दोनों ही पद प्रधान होते हैं। जैसे हमारे पास में यहाँ पर कुछ समास का हमने उदाहरण लिया हुआ है। जैसे पूर्व पद शिव, उत्तर पद भक्त, तो आप क्या कहोगे, समस्त पद या समास में आप क्या कहोगे, शिव भक्त। तो इसमें पूर्व पद प्रधान है यानी कि शिव प्रधान है। यदि किसका भक्त है तो हम क्या कहेंगे भैया, भगवान शिव का भक्त है। जेब खर्च, तो जेब खर्च में खर्च उत्तर पद प्रधान हो गया, मतलब दूसरा पद यानी खर्च इसके अंदर प्रधान हो गया। फिर भाई बहन, तो भाई और बहन में क्या होता है, दोनों को ही इक्विवेलेंट माना गया है, दोनों को समान माना गया, तो यहाँ पर दोनों पद ही क्या हो गए, समान हो गए। जैसे चतुर्भुज,
तो भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा गया। तो अब चतुर्भुज आप लोग सभी जानते हैं, भगवान विष्णु को चतुर्भुज कहा जाता है, इसलिए इसमें अन्य पद प्रधान हो जाता है। तो हम यहाँ पर अलग अलग उदाहरण के द्वारा हम लोगों ने समझा उत्तर पद, पूर्व पद, दोनों पद और अन्य पद। तो समास 3-4 तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। पहला समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो, दूसरा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो, तीसरा समास जिसमें दोनों पद प्रधान हो, और चौथा समास जिसमें अन्य पद प्रधान हो। तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों यानी पदों के मेल या योग को हम समास कहते हैं, आप लोग अच्छे से जानते हैं। इस प्रकार एक स्वतंत्र शब्द की रचना होती है। साथियों, कुछ उदाहरण हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए, जैसे रसोई घर। तो आप क्या बोलोगे? रसोई का घर। देशवासी, तो देश में रहने वाले वासी। और इसी तरीके से चौराह, चेरा गलत प्रिंट हो गया, चौराह, तो जहाँ पर 4 राहें आकर मिलती हैं। अब समास के बारे में हम कुछ और बातें यहाँ पर कर लेते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। समास कभी कहा जाए तो संक्षिप्तीकरण, जैसे भी हमने कहा राजपुत्र, तो संक्षिप्तीकरण वर्ड हमने बोल दिया यहाँ पर, क्योंकि वैसे वो है क्या? राजा का पुत्र है। तो समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण। अतः इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप, अर्थात जब 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है उस शब्द को समास कहते हैं। समास के कितने भेद हैं तो आप लोग अच्छे से जानते हैं। अव्ययभावी समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्विंद समास और बहुब्रीहि समास। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं समास 6 प्रकार के होते हैं। पर आगे इसका क्लासिफिकेशन हम लोग देखने वाले हैं। समास के भेद। हिंदी में समास की संख्या 6 मानी जाती है, लेकिन अगर संस्कृत शास्त्रीय आधार पर देखा जाए तो समास 4 प्रकार के होते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि समास हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। और संस्कृत में कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। अब कौन कौन से 4 प्रकार के संस्कृत में आते हैं? अव्ययभावी, तत्पुरुष, द्वंद्व और बहुब्रीहि। यानी चारों समास जो है इनको कहाँ पर रखा गया है? इनको संस्कृत में और हिंदी में दोनों रखा गया है। तो साथियों, कौन से 2 समास बचे हुए हैं? एक तो द्विगु समास और एक कर्मधारय समास। इन दोनों समास को संस्कृत के अंदर नहीं रखा गया है, यह आपको अच्छे से जानकारी रखना होगी। तो इसके अतिरिक्त कर्मधारय और द्विगु समास पर भी चर्चा की जाती है, किंतु वस्तुतः दोनों समास तत्पुरुष समास के उपभेद होते हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि तत्पुरुष समास के उपभेद कौन से हैं, तो द्विगु और कर्मधारय याद रख सकते हैं आप। हिंदी में इन्हें स्वतंत्र माना गया है, अतः हिंदी में इनकी संख्या कितनी हो जाती है साथियों? अभी हमने आपको कहा 6 हो जाती है। अब इन 6 समास के बारे में हम 1 बाय 1 डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो आप मेरे साथ दीपेन कुमार शर्मा के साथ में लास्ट तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा और हम बात करेंगे 1 बाय 1 6 ही प्रकार के समासों का डिस्क्रिप्शन और फिर इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। पहला आता अव्ययभावी समास। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार जिस समास का पूर्व पद अव्यव होता है वह अव्ययभावी समास कहते हैं। अव्ययभावी समास में अव्यव शब्द आया है जिसके आधार पर ही हम इस समास का नामांकरण हुआ है। अतः अव्ययभावी समास को समझने से पहले अव्यव शब्द को समझ लेना आवश्यक है। अव्यव का तात्पर्य होता है जिसका व्यय न हो। व्यय का मतलब आप लोग अच्छे से जानते हो साथियों, जिसको खर्च न किया जाता हो, अर्थात जिसको तोड़ मरोड़ या बदला या परिवर्तन ना किया जाता हो, जिसमें विकार उत्पन्न ना किए जा सकते हो। रूप विकार के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, एक विकारी और एक अविकारी। विकारी वे शब्द होते हैं जिनमें विकार उत्पन्न किए जा सकते हैं, अर्थात जो कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार बदल जाते हैं। उदाहरणतः गाया, गई या गई अविकारी शब्द वे कहलाते हैं जो सदैव एक रूप रहते हैं, अर्थात कारक, लिंग, वचन, पुरुष और काल के अनुसार कभी नहीं बदलते हैं, जैसे तक और किंतु, परंतु आदि। इन्हें तोड़ नहीं जा सकता, यानी खर्च नहीं किया जा सकता। ये अव्यव जो व्यय न हो भी कहलाते हैं। जैसा कि ज्ञात है
कि संस्कृत आचार्यों के अनुसार अव्ययभावी समास के में पूर्व पद अव्यय होगा। अतः अगर किसी सामासिक शब्द में पूर्व पद में भर, हर, प्रति, आ, यथा, यावत, बे, उप, पर, नि, सम आदि अवयव शब्द आए तो वह संपूर्ण सामासिक पद अव्ययभावी समास कहलाता है। साथियों, ये जो मैंने बताया है इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। कौन कौन से बोल रहा हूं मैं, एक बार और बता रहा हूं आपको मैं। संस्कृत आचार्यों के अनुसार अव्ययभावी समास में पूर्व पद अव्यय हो, जैसे कौन से, भर, हर, प्रति, आ, यथा, यावत, बे, उप, पर, नि, सम आदि अवयव शब्द आए तो वह संपूर्ण सामासिक पद या शब्द अव्ययभावी समास में चला जाएगा। जैसे हम बोलते हैं भर पेट भोजन, तो उसमें भर शब्द आ गया, हर पल हर आ गया, प्रतिकार प्रति आ गया, आजन्म आ गया, यथाशक्ति यथा आ गया, यथामति यथा आ गया, यथानुकूल यथा आ गया, यथोचित बेकार बे आ गया, उपकार उप आ गया, परोक्ष प आ गया, निर्भय नी आ गया, समक्ष स आ गया, यथार्थ य आ गया और प्रत्यंग प्र आ गया। ये सभी समास कहाँ जाएंगे? ये सब उदाहरण आपको कहाँ रखना है? अव्ययभावी समास में रखना है। तो अव्ययभावी समास कैसे पहचानोगे? उसमें पूर्व पद में भर, हर, प्रति, आ, यथा, यावत, बे, उप, पर, नि, सम आदि शब्द यदि आ जाते हैं तो कौन सा समास होगा? साथियों याद रखिएगा, अव्ययभावी समास होगा। आगे चलते हैं। हिंदी में अव्ययभावी समास की सीमा थोड़ी सी बढ़ जाती है। हिंदी में अव्ययभावी समास के अंतर्गत पूर्व पद अव्यय हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन संपूर्ण सामासिक पद अव्यय अवश्य होता है। दूसरे शब्दों में हिंदी की अपनी पद्धति में पूर्व पद अव्यय संज्ञा या विशेषण कोई भी हो सकता है और सामासिक शब्द अव्यय हो जाता है। जैसे आप लोग जानते, रातों रात, हाथों हाथ, दिनादिन, एकाएक आदि। तो अव्ययभावी समास जिस समास का प्रथम पद अव्यय तथा प्रधान हो वह कौन सा समास कहलाता है? अव्ययभावी समास कहलाता है। जैसे प्रतिदिन, तो प्रतिदिन का मतलब प्रत्येक दिन, यथामति मति के अनुसार, भर पेट पेट भर के, यथा रुचि रुचि के अनुसार, आजन्मा जन्म से लेकर। उपयुक्त उदाहरणों में आप लोग ने देखा कि उसमें प्रति, यथा, भर आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी सब क्या है? अव्यय है। नोट, ये नोट कर लीजिएगा, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो वह भी अव्ययभावी समास कहलाता है। ध्यान रखना साथियों, कौन कौन सा? एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो। जैसे भी आपने अव्ययभावी समास को कैसे पहचाना? यथा, भर, ठीक है, ये, बे, प्रति, उस तरीके से पहचाना। क्यों? क्योंकि शब्द जो स्टार्ट हुआ यथा, शक्ति, भर पेट, प्रतिदिन, प्रत्येक, तो आगे ये शब्द आ रहे थे, तो ये अव्ययभावी समास के। अब आप बोलोगे सर कैसे याद रखें? अरे भैया, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में कहां से चालू होती? हिंदी अनार से चालू होती, अनार, आम ऐसे चालू होती। तो अ से अव्ययभावी और आगे लगने वाले जो शब्द है उनसे आप पकड़ लेना इसको, प्रतिदिन, प्रत्येक, यथाशक्ति, इस तरीके से आप पकड़ सकते हो। अब बात हो रही थी कि बार बार आवृत्ति हो, जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ, इन शब्दों में बार बार आवृत्ति हो रही। जैसे घर घर, जैसे बोलते ना, अरे ये तो घर घर की कहानी है, तो जैसे घर घर शब्द दो बार आ गया, कौन सा हो गया? अव्ययभावी समास हो गया। हम बोलते हैं अरे इसको हाथों हाथ लिख ले भैया, तो हाथों हाथ क्या हो गया? अव्ययभावी समास हो गया। दिनों दिन मतलब दो बार आ रहे, दिनों दिन, रातों रात, इन सब में कौन सा समास आ जाएगा? अव्ययभावी समास आ जाएगा। तो अव्ययभावी समास का ये कुछ उदाहरण है। अभी हमने लिखा रातों रात, प्रतिदिन, बेशक, निडर, निसंदेह, प्रतिवर्ष, ये सब किस में आते हैं? अव्ययभावी समास के अंतर्गत आ जाते हैं। मतलब इसमें समस्त पद अव्यय बन जाते हैं, अर्थात समास लगाने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता है। इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी इसमें प्रयोग नहीं आता है, इसलिए आप इसे क्या कहोगे? अव्ययभावी समास कहोगे। तो साथियों, आई होप अव्ययभावी समास आपको समझ में आ गया है।
अब हम दूसरे समास की ओर चल रहे हैं। साथियों, सेकंड समास आता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद। हिंदी में तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं जो विभिन्न कारकों के आधार पर पहचाने जाते हैं, लेकिन संस्कृत के विद्वानों के अनुसार तत्पुरुष के मुख्यतः 2 भेद हैं, व्यधिकरण तत्पुरुष और समानाधिकरण तत्पुरुष। व्यधिकरण तत्पुरुष यह मूल तत्पुरुष समास होता है, जिसके आधार पर ही हिंदी के तत्पुरुष समास यानी कारकों के आधार पर 6 भेद माने गए हैं। व्यधिकरण तत्पुरुष वह होता है जिसमें समस्त पदों के विग्रह करने पर प्रथम पद और द्वितीय पद में भिन्न भिन्न विभक्तियां लगाई जाती हैं। संस्कृत भाषा में इन्हें द्वितीय तत्पुरुष, तृतीय तत्पुरुष, चतुर्थ तत्पुरुष आदि के नामों से जाना जाता है, किंतु हिंदी में इन्हें कारक के अनुसार जाना जाता है। कारकों के 8 भेद होते हैं, लेकिन कर्ता कारक और संबोधन कारक को इस समास में छोड़ दिया जाता है। अतः टोटल 8 कारकों में से यहाँ पर कितने कारकों को शामिल किया गया है? 6 कारकों को। अतः कारक चिन्हों के आधार पर व्यधिकरण तत्पुरुष में 6 उपभेद होते हैं। जैसे साथियों आप लोग जानते हो कारकों के बारे में, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान को, संबंध के लिए अधिकरण, ऐसा जो है ना, तो उसमें अभी हमने कहा कि कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़ दिया गया है। तो कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास और अधिकरण तत्पुरुष समास, इस तरीके से तत्पुरुष समास के यहाँ पर 6 भेद हो जाते हैं। ये ध्यान रहे कि व्यधिकरण तत्पुरुष को ही साधारण तत्पुरुष समास कहा गया है। कर्म तत्पुरुष की बात करते हैं। कर्म तत्पुरुष की बात करें तो को, परसर्ग, विभक्त कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कर्म तत्पुरुष की बात कर रहे हैं यहाँ पर बस चालक, तो बस को चलाने वाले के लिए बस चालक वर्ड यूज़ किया जाता है, इसको कर्म तत्पुरुष कहते हैं। जैसे गगन चुंबी, गगन को चुमने वाला, स्वर्ण प्राप्ति, स्वर्ण को प्राप्त करने वाला, माखन चोर, माखन को चुराने वाला, ये कर्म तत्पुरुष हो जाते हैं। उसके बाद करण तत्पुरुष समास, इसमें से द्वारा पर सर्ग का लोप होता है। जैसे मंदांत, मंद से अंधा, रेखांकित, रेखा द्वारा अंकित, हस्तलिखित, हाथ से लिखित, कष्ट साध्य, कष्ट से साध्य। तीसरे नंबर का आता है संप्रदान तत्पुरुष। इसमें को के लिए पर सर्ग को लोप हो जाता है। जैसे हाथ के लिए कड़ी, तो इसमें के और को वर्ड आता है। परीक्षा के लिए भवन, के आ गया वापस बीच में, परीक्षा भवन। हवन के लिए सामग्री, हवन सामग्री। सत्य के लिए आग्रह यानी सत्याग्रह, तो इसमें के वर्ड का विलोप हो जाता है, लोप हो जाता है। अपादान तत्पुरुष, इसमें से अलग होने का भाव का लोप होता है, इसमें से वर्ड गायब हो जाता है। जैसे पथ भ्रष्ट, तो पथ से भ्रष्ट, ऋण मुक्त, तो ऋण से मुक्त, जन्म से अंधा, जन्मांध, भय से भीत, भयभीत। तो अपादान को आप कैसे पहचानोगे? से वर्ड का इसमें विलोप हो जाता है, लोप हो जाता है। संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का, की, के और रा, री, रे पर सर्गों का लोप हो जाता है। जैसे घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, पूंजी का पति, पूंजीपति, ग्रह का स्वामी, ग्रह स्वामी, प्रजा का पति, प्रजापति। तो आप देखेंगे इसमें की और का लोप हो रहा है, इसलिए इसको संबंध तत्पुरुष समास कहते हैं। छठे नंबर का जो तत्पुरुष समास आएगा उसे अधिकरण तत्पुरुष करेंगे। इसमें से कारक की विभक्ति पे में पर को लोप हो जाता है। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें से कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे शरण में आगत, तो में वर्ड गायब हो गया तो शरणागत बोलेंगे। आत्मा पर विश्वास, तो उसको आत्मविश्वास के नाम से जानेंगे। जल में मग्न, क्योंकि इसमें में गायब हो गया, तो में गायब होने पर इसे आप क्या कहोगे? अधिकरण तत्पुरुष समास कहेंगे। और नीति में पुराण, तो में वर्ड गायब हुआ तो नीति पुराण कहलाएगा। इस तरीके से साथियों तत्पुरुष समास टोटल 6 प्रकार के हो जाते हैं। तो ये 6 प्रकार कौन से? कारक जो 8 प्रकार के होते हैं उनमें पहला और आखिरी कारक को हटा देते हैं, तो जो बचे हुए बीच के 6 कारक रहते हैं उनको 6 अलग अलग तत्पुरुष समास में शामिल किया गया है। उसके बाद नन्य तत्पुरुष समास, जिस समास में पहला पद निषेधात्मक हो, मतलब निषेध हो, उसे नन्य तत्पुरुष समास कहते हैं। ध्यान रखना, विशेष तत्पुरुष साथी ये नन्य तत्पुरुष समास। जैसे हम लोग जानते हैं सभ्य, तो आप क्या बोलोगे? कोई व्यक्ति सभ्य, दूसरा वर्ड बोलोगे असभ्य, तो वहाँ पर क्या हो गया? समास विग्रह यदि करें असभ्य का तो न सभ्य कहलाता है, मतलब न वर्ड वहाँ पर विलुप्त हो गया, इसलिए नन्य तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे अनादि, तो न आदि, तो अ जो है वो किसके बारे में बात कर रहा? न के बारे में बात कर रहा।
समस्त पद में अनंत लिखते हैं हम, तो अनंत को यदि हम समास विग्रह करें तो क्या होगा, न अंत, और असंभव का समास विग्रह हो जाएगा न संभव। तो नन्य तत्पुरुष में क्या होगा कि जो अ है वो न में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है साथियों, तो असभ्य को हम न सभ्य, अनंत को न अंत, असंभव को न संभव और अनादि को न आदि कहेंगे। तो इसको नन्य तत्पुरुष समास के नाम से जाना जाता है। एक स्पेशल तत्पुरुष समास है, सामान्यतः तत्पुरुष समास बहुत कम पढ़ने को मिलता है, और जितने भी पढ़ाए जाते हैं या वीडियो लेक्चर बने हुए उसमें नन्य तत्पुरुष समास का उल्लेख बहुत कम देखने को मिलता है, किंतु परीक्षाओं में इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ये क्या होता है। उसके बाद तीसरे नंबर का समास आ जाता है कर्मधारय समास। जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद के विशेषण विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो वह कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि उत्तर पद प्रधान हो, और दूसरी बात किसकी हो रही है, पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण विशेष, मतलब पूर्व पद तो विशेषण बताए और उत्तर पद जो विशेष्य के बारे में बात करें, या पूर्व पद जो है मतलब पहला वाला पद उपमान के बारे में बात करें, और उत्तर पद यानी दूसरा जो पद होता है उपमेय क्या संबंध बताए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चंद्र जैसा मुख तो चंद्रमुखी आ जाएगा, कमल के समान नयन तो कमल नयन, दही में डूबा बड़ा तो दही बड़ा कह सकते हो आप, देह रूपी लता तो देह लता समास पद हो जाएगा। जैसे समास पद नील कमल तो समास विग्रह हो जाएगा नीला है कमल। समस्त पद यदि बात करें पीताम्बर तो समास विग्रह हो जाएगा इसका पीला अंबर है जिसका। और सज्जन में आप लोग यदि समास विग्रह करें तो सत प्लस जन हो जाएगा। समस्त पद में बात करें नरसिंह तो समास विग्रह क्या होगा, नरों में सिंह के समान। तो इसमें बात क्या हुई, यहाँ पर बात हुई दो पदों की जिसमें उत्तर पद प्रधान होता है। जैसे चंद्रमुखी में हम लोग देखेंगे मुख तो सबका एक जैसा होता है, पर यदि चंद्रमा के समान मुख है इसलिए चंद्रमुखी कहलाएगा। नयन सबके आंखें होती हैं, पर जिसका नयन कमल के समान हो तो कमल नयन हो जाता है। लता सभी लोग जानते हैं, पर यदि आगे देह लता जो वर्ड आ गया, देह सबके पास होती है पर यदि लता की बात हो गई तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हो। द्विगु समास, अब द्विगु समास तो बड़ा आसान है पहचानना, क्योंकि इसमें संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, अथवा समाहार का बोध हो। जैसे पहला पद आप देखेंगे इसमें पूर्व पद नवग्रह, त्रिलोक, नवरात्रि, दोपहर, चौमासा, शताब्दी, अठन्नी, चवन्नी, त्र्यंबकेश्वर। तो ऐसे त्र्यंबकेश्वर का मतलब होता है तीनों लोकों का ईश्वर, और त्र्यंबकेश्वर को भी यहाँ पर किस में शामिल किया गया साथियों, उसको द्विगु समास में शामिल किया गया है। तो जहाँ पर किसकी बात हो, संख्या की बात हो, और संख्या की बात कहाँ हो, पहले वर्ड में ही संख्या की बात हो जाए। जैसे नवरात्रि तो नवरात्रियों का समूह, उसको द्विगु। अब द्वंद्व आप लोग अच्छे से जानते हो, द्वंद्व जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, यानी उत्तर पद तो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास। जैसे क्या लगेगा, और का प्रयोग, अथवा का प्रयोग, या का प्रयोग होता है। जैसे पाप और पुण्य तो आप पाप पुण्य कह दोगे, सीता और राम साथ में वर्ड आता तो सीता और राम हो जाएगा। ऊंच नीच तो ऊंच और नीच और वर्ड आ रहा बीच में। अन्न जल तो अन्न और जल, खरा और खोटा, ठीक है, तो खरा खोटा। राधा कृष्ण तो राधा और कृष्ण। तो द्वंद्व समास में दोनों ही पद एक जैसे होते हैं। जैसे भाई बहन ये द्वंद्व समास में आता, माता पिता, दादा दादी, तो दोनों में ही इक्विवेलेंट होता है, दोनों एक जैसे हो जाते हैं। और इसमें और अथवा या वर्ड बीच में आता है, इसलिए उसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला समास है बहुब्रीहि समास। जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। तो बहुब्रीहि पहचानना भी बड़ा आसान है। जैसे दशानन, दश है वर्ड साथियों, पर दश को आप यहाँ पर द्विगु में नहीं रख सकते, इसको आप बहुब्रीहि में रखना पड़ेगा, क्योंकि द्विगु में क्या किसकी बात हुई थी, संख्या की बात हुई। तो दशानन, दश है आनंद यानी जिसके 10 मुख हो। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका। सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसका, अर्थात मेघनाथ की पत्नी को सुलोचना कहा गया है। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, अर्थात भगवान श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, अर्थात श्री गणेश। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला, अर्थात दुष्ट।
और श्वेतांबर श्वेत अंबर जिसका, यानी किसकी बात हो रही है? माँ सरस्वती की बात हो रही है। बहुब्री समास में विग्रह करने पर विशेष रूप से वाला, वाली, जिसका, जिसकी, जिसके आदि शब्द पाए जाते हैं, अर्थात विग्रह पद संख्या पद का विशेषण रूप हो जाता है। तो ये आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक और डिफरेंस देख लेते हैं, कर्मधारा समाज और बहुब्री समाज में अंतर क्या है। तो कर्मधारा समाज में विशेषण और विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समाज में समस्त पद ही किसी संज्ञा के विशेषण का कार्य करते हैं। जैसे नीलकंठ, नीला है कंठ, इसका आप कर्मधारा समास कहोगे। और नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव, उसे बहुब्री समास कहोगे। तो साथियों यहाँ पर क्या होता है कि नीलकंठ जो है उसको आप कर्मधारा समास में भी रख सकते हो, बहुब्री में भी रख सकते हैं। तो नीला है जो कंठ यानी कर्मधारा समाज, और नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव यानी बहुब्री समाज। तो इसको इस तरीके से पहचान सकते हैं। जैसे पीताम्बर वर्ड है, तो पीताम्बर को कर्मधारा में भी रखा गया और बहुब्री में भी रखा गया है। यदि आप बोलोगे पीला है अंबर जिसका, तो पीला है जो अंबर, यदि हम कहेंगे इस तरीके से इसका वर्ड यदि परीक्षा में आता है कि पीला है जो अंबर, तो कर्मधारा समाज। और यदि आपके परीक्षा में आ गया कि पीला है अंबर जिसका, वर्ड पीछे जिसका जिसकी आ गया, तो किस में चला जाएगा? बहुब्री समाज में चला जाएगा। कर्मधारा समास और द्विगु समास में क्या अंतर है? कर्मधारा समास के समस्त पद एक पद गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य होता है, जबकि द्विगु समास का पहला पद संख्यावाचक होता है। जैसे नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, कर्मधारा समास है। जबकि पंचवटी यदि आप बोलोगे तो 5 वटों का समूह, मतलब संख्या की बात हो रही, तो द्विगु समास हो जाएगा। इस तरीके से आप पहचान सकते हो। द्विगु समास और बहुब्री समास में क्या डिफरेंस है? तो द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक होता है और बहुब्री में क्या हो जाता है, और बहुब्री समास में दूसरा पद विशेषण का काम करता है। जैसे त्रिनेत्र, तो साथियों त्रिनेत्र जो है वो द्विगु में भी रखा गया और बहुब्री में भी रखा गया है। यदि इसको डिफरेंशिएट कैसे करें? यदि आपसे पूछा गया कि 3 नेत्रों का समूह, तो द्विगु समास। पर यदि आपसे पूछा गया कि 3 नेत्र है जिसके, मतलब जिसके जिसका आ गया, तो बहुब्री समास हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको पहचान सकते हैं। साथियों अब हम चलते हैं 50 महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरफ, जो कि समास के दिए हुए हैं। पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आमरण में कौन सा समास है? तो साथियों यहाँ पर आमरण में होगा अव्ययभावी समास। नील गगन शब्द में समास बताइए। नीला है गगन अर्थात बहुब्री समास। पंचतंत्र में कौन सा समास है? तो पंचतंत्र में बात होगी कर्मधारा समाज की। नर नारी यानी द्वंद्व की बात हो रही है, तो द्वंद्व समास होगा। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में अव्ययभावी समास, प्र आ रहा है सामने इसलिए अव्ययभावी समास। राम आश्रित, राम पर आश्रित, पर आ गया बीच में अर्थात तत्पुरुष समास। महाजन, कर्म की बात हो रही है, कर्मधाराय समास। मुरलीधर यानी मुरली को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, बहुब्री समास। महादेव, सब देवों में जो महान है ये भगवान शंकर, बहुब्री समास। सिर दर्द, सिर में दर्द, सिर दर्द अर्थात सिर में दर्द, तत्पुरुष समास। राम श्याम, द्वंद्व की बात हो रही है, दोनों के लिए समान अर्थ है, तो द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 12, घुड़सवार, घोड़े पर सवारी करने वाला अर्थात घुड़सवार, तत्पुरुष समास। बेकाम, तो बेकाम यानी किसी काम का नहीं, अव्ययभावी समास। दानवीर, जो दान देकर वीर बना है अर्थात तत्पुरुष समास की बात हो रही है। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका अर्थात कर्मधाराय समास। मुख कमल, जिसका मुख कमल के समान हो अर्थात भगवान विष्णु की बात हो रही है अर्थात कर्मधाराय समास की बात हो रही है। चौराह, चौराह मतलब संख्यावाचक शब्द आ गया अर्थात द्विगु समास। नवरात्रा, 9 शब्द आ रहा है, द्विगु समास, संख्या की बात हो रही। दाल चावल, दाल चावल एक दूसरे के पूरक के सप्लीमेंट्री है अर्थात द्वंद्व समास। त्रिलोचन मतलब दाल चावल के बिना अधूरी और चावल भी दाल के बिना अधूरा है। त्रिलोचन यानी बहुब्री समास। 21वां, गिरिधर शब्द में कौन सा समास है? तो बहुब्री समास।
क्वेश्चन नंबर 22, परमानंद में कौन सा समास है? तो कर्मधारय समास। भर पेट यानी जिसका पेट भरा हुआ है, अव्ययभावी समास। ग्रामागत यानी ग्राम से जाने वाला या ग्राम की तरफ आने वाला, तत्पुरुष समास। आप बीती, तत्पुरुष समास। आप पर बीती। एक दंत यानी भगवान गणेश की बात हो रही, बहुब्री समास। पंचपात्र, पांच की बात होगी, संख्या की बात होगी। संख्या मतलब सीधा द्विगु में डालना पड़ेगा आपको। नीलेश्वर मतलब किसी विशेष की बात हो रही है, यानी कर्मधारय समास। खरा खोटा यानी द्वंद्व समास। जलज बहुब्री समास। 31 आनंद मग्न, इसमें तत्पुरुष समास होगा। नेत्रहीन तत्पुरुष समास यानी कि जो नेत्र से हीन है, से आ रहा है बीच में, तत्पुरुष समास। निडर शब्द में समास पहचानी, तो अव्ययभावी। महाविद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तो कर्मधारा है। विद्यालय तो ये पर कौन सा? महान है, इसलिए महाविद्यालय, कर्मधारा समास। त्रिवेणी वापस आ गया, नंबर की बात हो रही है, संख्या की बात हो रही है, द्विगु समास। राजदंड राजा का दंड यानी तत्पुरुष समास। पंचभुज यानी वापस द्विगु समास। अनुरूप तो रूप के अनुसार अनुसरण करना, अव्ययभावी समास। ग्रामगत यानी तत्पुरुष समास। पुत्र पुत्री द्वंद्व समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त। समास के शब्दों का संक्षिप्त यानी छोटा किया जाना। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्दों को क्या कहते हैं? तो साथियों समास कहते हैं। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ कौन सा समास होता है? क्वेश्चन नंबर 43, तो बहुब्री। दो बहुब्री में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते। कौन सा शब्द बहुब्री समास का सही उदाहरण है? पंचानन। जिन समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ ही पूर्व पद तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध होता है, कौन सा पद होता है? तो कर्मधारय समास। देवासुर देव और असुर यानी द्वंद्व समास। विशेषण और विशेष्य का योग कर्मधारय समास में होता है। एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्दों को चयन कीजिए। सप्ताह द्विगु समास मतलब जिसमें संख्या की बात। सप्ताह मतलब 7 दिन। किस समास के दोनों शब्दों के समान अधिकार होने पर कर्मधारय समास होता है? तो तत्पुरुष समास। देश प्रेम में कौन सा समास है? तो साथियों देश के लिए प्रेम या देश का प्रेम, तो उसमें का के आ रहा है, मतलब तत्पुरुष समास है। तो ये हमारे समास के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के लिए हम लोग लेकर आए हैं। तो साथियों आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है तो लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बड़ी मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट तैयार करते हैं। तो फिर नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद साथियों।